कल हम लोग वर्क पावर एनर्जी के पहले वाला सेक्शन किए थे। अब देखिए वर्क पावर एनर्जी में कैसा क्वेश्चन आता है। वर्क में जैसे आपको पूछा जाएगा कि एक रस्सी में बांधकर पत्थर को नचाया जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आप वर्क डन हमेशा 0 याद रखिएगा। या जो है कि अर्थ जो है सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है, उसमें भी जो है आपका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ये आता रहता है। और W=FS पर अगर आधारित कोई प्रश्न हो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे FS cos थीटा के द्वारा। जैसे कभी कभी इसका वैल्यू दे देता है, इसका वैल्यू दे देगा, एंगल निकालना होगा, इसको भी आप कर लेंगे, है ना। इस तरह का जो प्रश्न है। और जैसे वर्क में कुछ और ध्यान देना है आपको कि जैसे अगर मान लीजिए कि विस्थापन इस तरह का अगर D इधर है, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल हम ले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। देखिए फोर्स ऐसे होता है और डिस्प्लेसमेंट या देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जो है इधर होता है। डायरेक्शन इधर DS का भी वही है अभी। तो देखिए वर्क डन यहाँ पर 0 तो रहेगा ही, पावर भी 0 हो जाएगा क्योंकि P=F.V होता है। तो ये B cos थीटा से अब पावर भी यहाँ 0 हो जाता है। तो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होगा उसमें वर्क डन के साथ जो है पावर भी 0 आपको याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछता है कि अगर जलप्रपात है, अगर इससे अगर वाटर फॉल कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी। तो हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी, दोनों है इसलिए दोनों हो जाएगा इसमें। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी लगता हो आने वाला प्रश्न उसको हम लोग देखते जाएंगे। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात आती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स ये देखिए इसका जो वर्क डन है वो पाथ पर निर्भर नहीं करता, इनिशियल और फाइनल। जैसे आप देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 पाथ अगर हम बना दें, यहाँ पर W1 W2 W3 तीनों बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, अगर ऐसा हो पाथ पर निर्भर नहीं करता, अगर एक लूप में अगर हम करेंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे अब इसमें एग्जांपल आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में आपको ध्यान रखना है आपको कौन कौन फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, ये सबको याद रखेंगे। कॉलिजन से भी क्वेश्चन आता रहता है। देखिए कॉलिजन कोई भी हो, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी टक्कर हो, चाहे इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो, उसमें क्या होगा, रेखीय संवेग जो है संरक्षित रहता है, इसको आप याद रखेंगे। स्प्रिंग से रिलेटेड भी प्रश्न आता है, पोटेंशियल एनर्जी वाला, U=12kx²। तो इसमें आपको U प्रोपोर्शनल टू x² वाला आता है, U1 U2 x1/x2 का होल स्क्वायर। इससे भी प्रश्न रहेगा, 1 यूनिट में रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा भी प्रश्न रिलेट करके देता है, मान लीजिए अगर एक प्रोजेक्टाइल हो ऐसे और यहाँ काइनेटिक एनर्जी है तो आपको यहाँ पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट पर। तो आप जानते हैं ये U है और U cos थीटा ये सेम रहेगा यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा वो 12mv² हो जाएगा। लेकिन K1 अगर बात करें मैक्सिमम हाइट पर तो 12m u² cos² थीटा होगा। तो आप यहाँ से एक फार्मूला बना दीजिए, इसको E कह दे रहे हैं। तो E cos² थीटा वैल्यू रखते जाइए, थीटा और E का आपका निकलता जाएगा। देखिए ग्रेविटेशन में ध्यान देना है आपको, कैसा कैसा प्रश्न आता है। तो मुख्य रूप से इसमें वेरिएशन इन जी से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ऊपर जाएंगे तो G=
जी डैश इक्वल टू G1 प्लस H बाई आर का होल स्क्वायर। ये वाला संबंध याद रखिएगा। इफ H जो है लेस देन R, तो ये आपका होगा G डैश बराबर G1 माइनस 2H बाई आर। लेकिन अंदर में आपका एक ही फार्मूला आता है G1 माइनस H बाई आर। आप देख सकते हैं G डाउन वाला ज़्यादा होता है, क्योंकि अप में ज़्यादा घट रहा है। देखिए 2 टाइम्स G अप। सेंटर पर G का मान 0 होता है, वेट का मान 0 होता है। अगर अर्थ रोटेशन की हम लोग बात करें तो रोटेशन के कारण भी वेट घटता है। तो इक्वेटर पर सबसे कम होता है, W इक्वेटर या G इक्वेटर जो है सबसे कम होता है, लो होता है। और यहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोल पर, तो यहाँ पर W भी मैक्सिमम होता है और G भी मैक्सिमम होता है। ये सवाल ध्यान रखिएगा, इससे तो यही संभावना ज़्यादा रहता है। और रोटेशन में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चार्ट आपको याद रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह का फोर्स ज़्यादा क्वेश्चन आता है, F बराबर 0 है तो P आपका कांस्टेंट होता है। इसी तरह टाउ अगर 0 हो तो L कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या को आधा कर दे तो दिन रात कितना का होगा? 6 घंटे का। याद रखिएगा 6 घंटे का, क्योंकि यहाँ पर I1 L कांस्टेंट करेंगे ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, तो 2/5 mr स्क्वायर और 2 पाई बाई 24 घंटा, और यहाँ 2/5 इसको आधा कर रहे हैं r/2 का होल स्क्वायर और 2 पाई बाई t हो जाएगा। यहाँ देखिए करके देखिए, सारा कट गया यहाँ पर, तो 2 पाई भी कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/24 और ये हो जाएगा r²/4, और ये चला जाएगा t इधर, तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा, r² तो कट ही गया, 1/4, तो t बराबर हो गया 6 आवर का हो जाएगा। दिन और रात कितने का होगा? 6 घंटा का हो जाएगा t, अर्थात 3 घंटे का दिन और 3 घंटे का रात हो जाएगा। इससे प्रश्न आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्वेश्चन आता है क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी हो, यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, तीनों क्या होता है? डिक्रीज करता है। इसको ध्यान रखेंगे। हुक्स का नियम याद रखना है, विद इन एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो इसमें वर्कडन वगैरह अगर पूछा जाए रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा, हाफ यंग्स मॉडुलस A/L इंटू डेल एल का स्क्वायर। तो ये याद रखना है आपको कि इसमें क्या संबंध होता है। तो इस तरह का इसमें, और तो पॉइजन्स रेशियो का मान याद रखना है आपको। पॉइजन्स रेशियो का सिद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल वैल्यू याद रखना है आपको, थ्योरेटिकल वैल्यू ये याद रखना है। -1 से 0.5 होता है, और सिग्मा का प्रैक्टिकल वैल्यू याद रखना है। प्रैक्टिकल वैल्यू जो होता है उसको याद रखना है 0 to 0.5। इससे भी प्रश्न रहता है, बाकी तो इससे है ज़्यादा नहीं रहेगा। दूसरा है सरफेस टेंशन। तो आप जानते हैं सरफेस टेंशन में कि ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा, और सरफेस टेंशन वर्षा की जल बूंदें गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये भी आ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है आपको, साबुन का बुलबुला और जल बूंद, एक्सेस प्रेशर जो होता है ये आपको ध्यान रखना है। अगर वाटर ड्रॉप के केस में, वाटर ड्रॉप अगर रहेगा तो आपको याद रखना है P एक्सेस प्रेशर 2T/R हो जाएगा। और अगर हम बात करें सोप बबुल का, तो इसका भी याद रखना है 40/R हो जाएगा एक्सेस प्रेशर। दूसरी बात कि इसमें ध्यान रखना है कि एयर यहाँ 2 बार होता है, तो मुक्त पृष्ठों की संख्या 2 याद रखना है। लेकिन वाटर ड्रॉप में केवल एयर बाहर होता है, इसलिए 1 हो जाएगा यहाँ। ये भी प्रश्न आते रहता है। विस्कोसिटी में जो आता है उसमें आपको ध्यान देना होगा कि ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। एक
कितना के बराबर होता है, तो 1/10 SI होता है, इसको याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आता है। बर्नौलीज थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज थ्योरम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। जब आंधी आती है तो झोपड़ी ऊपर उठ जाता है बर्नौलीज थ्योरम के कारण। जल चूसक पंप इस पर कार्य करता है। पेंट गन इसी पर काम करता है। बुनसेन ज्वालक इसी पर काम करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस सब प्रश्न आता रहता है, कॉमन सेंस पर आधारित जो भी प्रश्न है। टर्मिनल वेलोसिटी से याद रखिएगा, वर्षा की जब जलबूंदें गिरती है, VT बराबर 2/9 ईटा GR² रो माइनस सिग्मा। यहाँ संबंध याद रखिएगा कि जो सीमांत होता है, टर्मिनल होता है, वो रेडियस का स्क्वायर होगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम लोग SHM की बात करते हैं, तो SHM में आपको ध्यान रखना है पेंडुलम में खास करके कि यहाँ पर पेंडुलम, इसको मीन पॉइंट कहते हैं। मीन पॉइंट x बराबर 0, और इसको जो है एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। एक्सट्रीम कहा जाता है, x बराबर है। तो हम लोग लिख लें काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ m ω² A² - x²। v का क्या होता है, ω² - x²। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ½ m ω² x²। ए बराबर कितना होता है, -ω²x। देखिए यहाँ से हम लोग ध्यान देना है, x 0 रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा, v भी मैक्सिमम आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, एक्सलेशन 0 होगा। मीन पॉइंट पर एक्सलेशन, यहाँ एक्सट्रीम पर पूछेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी देखिए ए रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 एक वेलोसिटी 0, उसके बाद ए मैक्सिमम हो जाएगा, ए रख देंगे यहाँ पर तो ω² हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। इससे सवाल आता रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये वाला एक याद रखिएगा, ए साइन ω t पर आधारित। जैसे आपको बोल देगा कि ये ½ हो गया, कितना टाइम हो, कितना दूरी पर यहाँ से होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर टाइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि पूछेगा कि यहाँ से कितनी दूरी पर, कितना टाइम पर, अगर टाइम के फॉर्म में जैसे a/2 कर देंगे तो टाइम के फॉर्म में निकल जाएगा, साइन ω t कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ½ π/6 होगा। साइन 30 डिग्री का मान है 2π/t × t, ये आपका हो जाएगा। तो t = t/12 हो जाएगा। इससे रिलेटेड, टाइम से भी रिलेटेड रहता है। अगर मान लिए और अगर टाइम दे देगा यहाँ पर तो आपका ये निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना दूरी पर है, ठीक है। ये अगर हम इसको पुट कर दें यहाँ पर तो ये निकल जाएगा y का वैल्यू कि मीन पोजीशन से कितना दूर पर है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, t बराबर 2π√L/g। ये g अगर सेंटर पर ले जाएंगे तो g 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। पेंडुलम वाला क्वेश्चन पूछता है, वो झूला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़की अगर झूला झूलती है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे झूला वाला केस में देखिए, झूला अगर लड़की झूल रही है, मान लीजिए झूला खड़ी होकर झूल रही है, तो देखिए इसके जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका आधा से लिया जाता है सेंटर ऑफ मास। तो लेंथ इतना, अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। अब इसका हाफ करेंगे, लेंथ बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ गया तो t प्रोपोर्शनल टू √L हो गया। तो लेंथ अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ये ध्यान देंगे। अगर बैठी हुई अचानक खड़ी हो जाएगी तो टाइम पीरियड घट जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। E प्रोपोर्शनल टू A² होता है पेंडुलम में, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये उसको याद रखिएगा। उसके बाद साउंड की बात करें हम लोग तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें जो है कि वाइब्रेशन ऐसे होता है, देखिए इस तरह होता है, एकदम आता है इस तरह का क्वेश्चन। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकता है। संपीड़न और विरलन के रूप में चलता है। 2 क्रमिक संपीड़न या 2 क्रमिक जब विरलन होगा तो एक तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, उसको ध्यान देंगे। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, केवल ठोस में या द्रव के सतह पर। जैसे स्पाइरल्स जो होता है, पत्थर आप मारते हैं पानी में तो रिपल्स उठता है, ये रिपल्स जो उठता है ना, या रस्सी में इस तरह, ये केवल जो है ठोस में या द्रव के सतह पर, या फिर रस्सी उसी है उसमें चलेगा। ये भी प्रश्न आता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। v = L लैम्डा, इसको याद रखिएगा, इस पर भी प्रश्न रहता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तो 3 × 10⁸ ले लेंगे इसका, अन्यथा जो है 332 पर काम चलाएंगे।
इसको आप ध्यान रखेंगे। और ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितना देर रहता है, 1/10 सेकंड याद रखिएगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए कि कमरे की लंबाई कितना, 16.5 मीटर याद रखिएगा। ये सब आता है। तो वेग की अगर हम बात करें तो v प्रोपोर्शनल, v इक्वल टू होता है गामा आर टी बाई एम। देखिए t के प्रोपोर्शनल है और रुद्धोष्मीयतांक के प्रोपोर्शनल है, m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको आप याद रखिएगा। इससे भी प्रश्न आता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, उसके बाद द्रव में और लास्ट में गैस में सबसे कम होती है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। इक्वेशन से रिलेटेड भी प्रश्न आता रहता है, उसको आप देख लीजिएगा। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला भी इक्वेशन को इक्वेट करने वाला देखिएगा थोड़ा, उसे भी प्रश्न आता रहता है। इसको ध्यान रखना है ना। अब देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस से भी सवाल आता है, क्योंकि ध्वनि में व्यतिकरण होता है, विस्पंद की घटनाएं होती है। उसके बाद ये वाला मान लीजिए कि लूप को काउंट करने वाला भी याद रखिएगा। देखिए ये 2 लूप है ये, तो ये लेमडा होगा देखिए यहाँ पर। उसके बाद जो है ऑर्गन नली से हम लोग देख लें। ऑर्गन नली से तो प्रश्न जरूर आता है। देखिए ऑर्गन नली जो होता है, ये अगर ओपन के लिए हम लोग बात करेंगे, n इक्वल टू PV/12। देखिए यहाँ पर जो बांसुरी वगैरह हम लोग बजाते हैं, तो ये कितना हार्मोनिक्स होगा, P का मान 1 2 3 रख सकते हैं हम लोग, जितना रहेंगे निकाल लेंगे इससे। हमेशा देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हमेशा अगर ओपन है तो एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ठीक है। इस तरह अगर मान लीजिए कि बंद अगर ऑर्गन नली है, ये यही आपका जो है ना बांसुरी हो गया, फ्लूट जिसको कहेंगे। अगर ये बंद है तो बंद सिरा पर हमेशा याद रखिएगा नोड बनता है, जैसे यहाँ भी नोड बनेगा एक, तो ये ध्यान रखिएगा। खुला सिरा पर हमेशा एंटी नोड बनता है, इसको याद रखेंगे। अगर इसमें अगर मिनिमम लेंथ बोलेगा तो λ/4 λ/4 λ/2 होता है, लेकिन यहाँ λ/4 होता है मिनिमम। ये सब याद रखना है थोड़ा, इसको याद रखेंगे। डॉपलर इफेक्ट से तो खैर कहना है ध्वनि और प्रकाश दोनों में होता है। इसको पूछा जाएगा आपको किस में होता है, ध्वनि और प्रकाश दोनों में होता है ना। डॉपलर प्रभाव कब नहीं लगेगा, तो जब रुका हुआ रहेगा या दोनों एक समान चाल से स्रोत और श्रोता एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो वहां जो है ये लागू नहीं होता है। तो इसमें ये प्रश्न याद रखेंगे, ध्वनि और प्रकाश दोनों में होता है, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाद्य यंत्र की एक बात और ध्यान रखना है, तीव्रता तारत्व गुणता क्या होता है, ये आपका जो इंटेंसिटी हो गया, पिच हो गया, उसके बाद क्वालिटी हो गया। तो हम लोग जान पहचान या परिचित लोग को या कोई इंस्ट्रूमेंट जब बजता है तो उसमें अंतर किस कारण होता है, तो ये आपको याद रखना है। आपको म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होगा जो भी, वो क्वालिटी के कारण डिफर होता है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। और मान ली कि एक पिच पूछेगा आपको, तो शेर का पूछता है और मच्छर का पूछता है किसकी अधिक होती है, तो मच्छर का पिच अधिक होता है, जबकि शेर का इंटेंसिटी अधिक होगा। ये भी प्रश्न आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का छोटा छोटा प्रश्न हम लोग को ध्यान देते रहना है, ठीक है।